कि हमने कल जो पढ़ा था ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत के हमने बारे में पढ़ लिया था। अब ऐतिहासिक जो काल के जो प्रातात्विक प्रमाण की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, आपको मैंने मध्य हिमालय के बारे में बताया हुआ था। जब मध्य हिमालय का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जब सर्वेक्षण कार्य हुआ, इस क्षेत्र का जब उत्खनन कार्य हुआ, जब इसकी खुदाई हुई, जब इस क्षेत्र में मध्य हिमालय का जो क्षेत्र में उत्खनन कार्य जो साक्ष्य मिले, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस काल में कुछ बहुत जो इस काल की अगर हम कहें कुछ पुरातात्विक, किस काल की, ऐतिहासिक काल की हम बात करें, तो जब ये मध्य हिमालय में ये खुदाई हुई, तो उस काल के अगर मैं कहूँ ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक क्या है सामग्रियां हमें प्रकाश में हमारी ये आई, जिसे अगर हम बात करें भूभाग में, अगर हम कह सकते हैं कि इस भूभाग में बेसिकली मानव संस्कृति का विकास कुछ अधिक स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है। देखिए, किसी भी भूभाग में अगर मनुष्य रह रहा है, तो वो मनुष्य हमें कैसे पता चलेगा कि उस भूभाग में या तो उसने कुछ मकान बनाए होंगे, या फिर उसके कुछ ऐसे साक्ष्य मिलेंगे, जैसे उसके कब्र मिलेगी, या यहाँ पर कहीं पे मान लो कोई जानवर मर गया तो उसको दफना दिया, कोई आदमी मर गया तो उसको दफना दिया, खाने पीने के बर्तन होंगे। तो ये जब खुदाई होती है तो उससे हमें जो सामग्री मिलती है, तो उससे हमें स्पष्ट चीज प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हमने कहा कि पाषाणकालीन, महापाषाणकालीन जो स्रोत जो प्रातात्विक चीज में मिले थे, हमने कहा कि कप मार्क से हमें मिले थे, जो ओखल या कहें जो इस तरह से गड्ढे थे, वो गड्ढे हमें देखने को मिले थे। आपको ये भी पता होगा ताम्र पात्र जो हमें मिले थे, कॉपर हैंड जो ये प्लेटें मिली थी, इनके बारे में हमने कहा था कि उस टाइम पे तांबा और निकल संस्कृति हमें यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। तीसरा पॉइंट था जो हमने कहा कि मध्य पाषाणकालीन समाधान हमें मिले थे। और चौथा पॉइंट हमने कल ये भी बात करी थी कि चित्र घुस या मृग भाण हमें जो प्राप्त हुए थे, ये हमने पढ़े थे। हमने कहा कि नगरी सभ्यता के बारे में कही थी कि इंसान अब क्या हुआ है, एक सभ्य समाज के रूप में रहने शुरू हो गया, और ये अपने कॉलोनियां बनाकर एक समूह में रहना इसने शुरू कर दिया था, जिससे हमें इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो इनके जो कहीं पर जो खुदाई हुई थी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं कि एक जगह पे ढेर सारे लोग रहते होंगे, उनके कब्रें हमें मिली, बहुत से लोग, उनका रिचुअल क्या रहा होगा, तो ये तमाम चीजें मिलती। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर ये एक चार्ट बना के रखा है। आप इस चार्ट को देख पा रही होगी, ये हमने कहा कि यहाँ पर इसको देखिए, ऐतिहासिक कालखंड को जब हम विभाजित करते हैं 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का मध्य का काल को हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक कालखंड के रूप में ये जानते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ऐतिहासिक काल के रूप में आ रही है ना? हेलो। जी अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, हमने कहा कि ऐतिहासिक काल को हमने दो खंडों में विभाजित करा, दो जी खंडों सर। में विभाजित करा। एक तो ताम्र पाषाण काल में विभाजित करा, तांबे से संबंधित एक, जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है। एक तो हमने कहा कि ताम्र पाषाण काल में हमने विभाजित किया, दूसरा हमने लौह पाषाण काल में इसको विभाजित किया है। देखिए, पहला चरण जो प्रारंभ होता है, जो ये तांबे का जो हम कहते हैं कांस्य युग का अगर हम बात करते हैं, तो पहला चरण होता है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के जो मध्य का जो पीरियड था, इस कालखंड में ये प्रथम चरण स्टार्ट होता है। दूसरा जो चरण होता है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य होता है। तीसरा चरण जो होता है वो 1700 से 1100 ईसा पूर्व का मध्य का जो काम टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो बेसिकली अगर हम देखें इस पीरियड में क्या हुआ था, आपको जो चीजें में देखने को मिल जाएंगी, जो चीजें यहाँ पर निर्मित हुई है, तो ऐसे कालखंड को हम क्या कहेंगे, आपके आज ऐतिहासिक या कहें ताम्र पाषाणकालीन, जिसमें तांबे का या कांस्य युगीन वो सभ्यताओं को हम इस नाम से जानते हैं, जहाँ पर हमें तांबे, कांसे, लौह इत्यादि का चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये जो कालखंड होगा बेटा, इस कालखंड को हम क्या करते हैं, ताम्र पाषाणकालीन के रूप में हम इसको जानते हैं। इतना तो स्पष्ट हो गया होगा। जी सर। देखिए, हमने ये देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जी कितने सर। भागों में विभाजित किया गया है?
3 भागों में, या भी हम 3 चरण कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण काल को कितने चरणों में विभाजित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए तीन चरणों में। 3। पूछा जाता है कि दूसरा चरण कब से कब तक का रहा, तो 2500 से आपके 1700 ईसा पूर्व के तक मध्य रहा था। पूछा जाता है तीसरा चरण कब है, 1700 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य का जो पीरियड था, ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में हम इसको जानते हैं। देखिए, हमने कल आपको पूरे तरीके से इसके बारे में समझा दिया था कि ये ओखल, ये जो सदृश गड्ढे या कप मार्क्स हैं, अगर हमने बहुत विस्तार में पढ़ा था। अब उसके कुछ नोट्स आपके सामने यहाँ पर देख रहे हो। ये विशालकाय जो शिलाखंड होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर चट्टान होते हैं, उन चट्टानों पर क्या बनाया जाए, ओखले उभार करके इनको गोले गड्ढे बनाकर पुरातात्विक विज्ञान की अगर हम बात करें, जो हमारा पुरातात्विक विज्ञान होता है, उसके आधार पर हम इसको जो ये हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, कप मार्क्स के नाम से इसे जानते हैं। शैल कला का निर्धारण भी अगर हम कहें, इनका भी काल इसी समय का माना जाता है कि पाषाणकालीन समय में भी जो शैल कला का निर्धारण भांति इनका भी किया गया, काल का निर्धारण का कोई प्रमाण नहीं है, परंतु कुछ विद्वान को मानते हैं कि यार पाषाण काल के अंतर्गत ही इनका निर्माण हुआ होगा। 1000 से एक शताब्दी ईसा पूर्व इसको जोड़कर देखते हैं। 1000 से एक शताब्दी ईसा पूर्व तक का ये जो मध्य पाषाणकालीन ओखलों की बात करते हैं, तो कप मार्क्स की बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिले। हमने कल आपको कप मार्क्स के बारे में बताया। तो अब यहाँ पर जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा मार्मिक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कि उत्तराखंड में इस प्रकार जो हमने कहा कि जो कप मार्क्स हैं, सर्वप्रथम मैंने कल आपको ही बताया था कि देवीधुरा में प्राप्त हुए थे। देवीधुरा के चंपावत जिले के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। कब हुए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1856 में हुए थे। हेनवुड वो शख्स थे, WG हेनवुड, वो ने इसको सर्वप्रथम क्या होता है, कप मार्क्सों को खोजने का श्रेय उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को जाता है, तो आपको पता है हेनवुड वो शख्स था जिस व्यक्ति ने चंपावत देवीधुरा के अंतर्गत पाषाणकालीन कप मार्क्सों को खोजने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इसके पश्चात अनेक ऐसे स्थलों पर हमें क्या मिले, कप मार्क्स से प्राप्त हुए। देखिए, अब हमें उत्तराखंड के ऐसे विभिन्न जो क्षेत्र हैं या जनपद हैं जहां पर हमें कप मार्क्स से संबंधित चर्चाएं हम देखते हैं, घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। देखिए, ए है देवीधुरा की हमने बात करी, तो 1856 में WJ हेनवुड ने पाषाणकालीन मध्यकालीन क्या हुए थे, ये कप मार्क्सों को खोजा गया था। तो पहला क्वेश्चन ये बना। ठीक है, अब पूछा जाता है हेनवुड ने किन चीजों की खोज की थी, तो आपको पता होना चाहिए कप मार्क्सों की खोज की किस वर्ष की थी, आपको 1856 में किया। किस स्थान पर करी थी, देवीधुरा किस जनपद के अंतर्गत, आपके ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू। तो यहाँ पर आप बी वाला देखिए कि हमने कहा चंदेश्वर मंदिर द्वाराहाट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 1877 में विविध कार्नल करने क्या हुए थे, द्वाराहाट में अल्मोड़ा के जो चंदेश्वर जो मंदिर है, यहाँ पर 12 समानांतर पंक्तियों में, ये 12 पंक्तियों में समानांतर एक साथ एक साइज के क्या थे, ये कप मार्क्स से एक श्रेणी में ये रखे गए थे, 12 पंक्तियों में रखे गए। जो ये कप मार्क्सों की जो टोटल संख्या थी वो 200 यहाँ पर कप मार्क्स से खोजे गए थे। तो याद देखिएगा 12 पंक्तियों में इनको रखा गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के वह कौन सा जनपद है जहां पर 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे कप मार्क्सों को खोजा गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए चंदेश्वर मंदिर है द्वाराहाट के अंतर्गत, और यहाँ पर कितने कप मार्क्सों की खोज की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 200 कप मार्क्सों की खोज की गई। अब यहाँ पर नोट करने वाली क्या चीज है, थोड़ा इसको देख लीजिए। रेविट कर्नल का नक करके है, रेविट का नक ये जो लिखा है, इन्होंने द्वाराहाट स्थल में शैल चित्रांकन को यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समानांतर माना। देखिए, मैंने कल आपको एक शैल चित्र दिखाया था। इन्होंने ये कहा कि रेविट ये द्वारा ये कहा गया था कि जिस प्रकार से आपके जो यूरोप में जो प्राप्त हुए जो शैल चित्र थे, जो पूरे विश्व ने देखे उन शैल चित्रों को, तो वो जो शैल चित्र अगर आप इंटरनेट में जाओगे, गूगल करोगे, तो वो सारे शैल चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। और इन्हीं के समानांतर जो यूरोप के जो समानांतर जो चित्र थे, वो आपके द्वाराहाट के जो
मंदिर है, ये जो चित्रेश्वर चंदेश्वर मंदिर है, तो यहाँ पर भी ये शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं। शैल चित्र यहाँ पर उसके समानांतर के, उसके पैरेलल या कहें तो उसके समकक्ष ये रखे गए थे। तो याद रखिएगा, हमने ये कहा था, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है नौला ग्राम, नौला ग्राम कहाँ स्थित है, तो किस जनपद में आता है। देखिए क्वेश्चन बना रहा हूँ कि नौला ग्राम किस जनपद में आता है, तो आपको बताना चाहिए अल्मोड़ा जनपद में। अब नौला ग्राम किस घाटी में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी रामगंगा घाटी पर नौला ग्राम स्थित है। अल्मोड़ा की जो पश्चिमी राम गंगा घाटी है, उस घाटी में क्या है, नौला ग्राम से अगर हम बात करें, जो नौला ग्राम है, यहाँ से चंदेश्वर मंदिर से प्राप्त, यहाँ से भी और चंदेश्वर मंदिर से भी जो प्राप्त जो कप मार्क्स थे, उस समय जो यहाँ के एक साहित्य कार्य का पुरातात्विक की अगर बात करें तो ये बेता थे डॉक्टर यशोधर मठपाल। याद देखिएगा, यशोधर मठपाल ने 73 ये क्या है, कप मार्क्स की खोज की। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा आपके सामने कि डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा कुल कितने कप मार्क्स खोजे गए थे, 74, 75, 73, 71। तो जब आपने पढ़ोगे, जब आपने इसको समझोगे कि भैया ये 73 कप मार्क्स खोजे गए हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको अभी बीच में भी पूछ सकता हूँ कि टोटल कितने कप मार्क्स हैं इनके द्वारा खोजे गए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कप मार्क्स खोजे गए थे वो आपके 73 कप मार्क्सों को इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये नौला ग्राम में भी देवीधुरा के परिसर से प्राप्त हुए। नौला ग्राम में भी यह क्या था, जो देवीधुरा जो था, तो ये जो नौला ग्राम है, ये देवीधुरा के जो मंदिर परिसर है, इस परिसर से ये प्राप्त हुए हैं। तो ये मान्यता इस तरीके से ये कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इतना आ गया आपके समझ में। जी सर। देखिए डी वाला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि अल्मोड़ा के अन्य स्थानों से जो हमें जो चीजें मिली थी पाषाण कालीन, अगर मैं बात करूं कब मार्क्स से रिलेटेड, यहाँ पर एक 9 गांव है, ये 9 गांव में मिले थे। मुनिया की ढाई जो है, ये मुनिया की ढाई जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मेरे कमरे से लगभग ये आधा किलोमीटर दूरी पर ये मुनिया की ढाई है। तो यहाँ पर क्या है, एक पत्थर है, एक पत्थर में 7 कप मार्क्स खुदे हैं। तो मैंने आपको पहले पूर्व में ही बताया था कि यहाँ के लोगों की जो मान्यता है, कहते हैं कि ये जो उस समय पांडव आए थे, पांडव यहाँ पर रहे होंगे, पांडव ने यहाँ पर खोली खोली कोटे होगी तो उन्होंने बनाए। तो आपको पता है कि क्या है वो। ये 9 गांव, ये मुनिया की ढाई हो गया, जो ग्राम हो गया, खावण करके है, और बसेड़ी, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या मिले थे, कप मार्क्स से मिले थे। अब कुमाऊं के हमें कुछ अन्य जिलों की अगर हम अन्य स्थानों पर करके बात करें कहाँ कहाँ ये मिले थे, थोड़ा सा इस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमपी जोशी द्वारा कुमाऊं के अलग अलग स्थानों पर क्या हुआ था, कप मार्क्स ये खोजे गए थे। जैसे जसकोट हो गया, खैरौन हो गया, देवीधुरा हो गया। तो इन क्षेत्रों में भी क्या हुआ था, कप मार्क्स मिले थे। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे, हमने तो अभी ये कुमाऊं मंडल के बारे में जिक्र करा, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम गढ़वाल मंडल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो गढ़वाल मंडल में कहाँ कहाँ कप मार्क्स मिले, देखिए यशवंत कठौत द्वारा अगर हम बात करें तो इनके द्वारा गोपेश्वर में चमोली, जो गोपेश्वर चमोली और साथ ही जो पश्चिमी नयार घाटी है, हमने कहा कि हमारी जो घाटी होती है, जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो पश्चिमी रामगंगा घाटी ये है, ये कुमाऊं की। तो अगर हम गढ़वाल की बात करें तो ये पश्चिमी नयार की घाटी, ये नयार घाटी, जिसे गवाड़ नामक स्थान से, एक गढ़वाल में गवाड़ नामक स्थान से हमें क्या मिलता है, कप मार्क्स हमें प्राप्त होते हैं। और देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। इस प्रकार उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर अगर हम देखें कप मार्क्स मिले हैं। कुछ विद्वान इन कप मार्क्सों को दक्षिण भारत के नौ पाषाण युगीन हम मानते हैं। ठीक है, उनके समान अगर ये मानते हैं कि भैया उस टाइम पे जो तमाम चीज़ें हुई होंगी, तो इस टाइम पे ये कप मार्क्स खोजे गए, ये होने की बात कहते हैं। परंतु समस्त विद्वान अलग अलग उनका मत होता है, वो इससे सहमत नहीं होते हैं। मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, कभी भी इतिहास में कोई भी
जो विद्वान होता है कोई भी थ्योरी देता है तो उसके विपरीत दूसरा विद्वान खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि इसने जो पूर्व में कहा था ये गलत कहा है, मैंने सही कह रहा हूँ, मेरी थ्योरी। फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि समाज में किसी की एक परिभाषा बनानी होती है तो उसमें पचासों परिभाषाएं हमारे सामने खड़ी होके आ जाती है। सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने परिभाषाएं, अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, तो इस वजह से ये इनकी संख्या में बहुत ढेर सारी देखने को मिल जाती है। तो अतः महर्षि संस्कृति में घुमंतु मानव ने इनका आंकलन आंकलन कब किया, इसका किस उद्देश्य से किया, और हम अभी तक क्या है इसमें हमें अभी ज्ञान प्राप्त नहीं। देखिए उत्तराखंड का जो मध्य का जो भूभाग है, महाशय संस्कृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में घुमंतुक टाइप के जो मानव थे, खाना बदोश जिन्हें कहा जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भ्रमण करते थे, तो उनका अंकन कब किया गया, इनके द्वारा अंकन कब किया गया, किसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से किया गया था, ये सारी चीजें हमें आज भी उनके बारे में ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है कि किस उद्देश्य से बनाया गया। क्या हम सिर्फ एक आकलन करते हैं, हम एक अनुमान लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपसे कहा कि भैया कप मार्क से जो बनाने का मेन उद्देश्य हुआ होगा वो सिर्फ पानी पानी पीने के लिए या किसी अन्य, वो उन्होंने किस पर्पज से इसको बनाया होगा, तो बेसिकली उस जो जिन्होंने बना रखा है वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ उसमें क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, कि इस तरीके से कुछ चीजें संपन्न हुई होंगी। कप मार्क्स से रिलेटेड जो भी विद्वान रहे हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग थ्योरीज रही होंगे। हमने कहा कि यशोधर मटपाल द्वारा अलग बात की गई, यशोधर कठौर द्वारा अलग बात की होगी, ठीक है, और अलग अलग एमपी जोशी द्वारा अलग बातें की गई होंगी। जितने भी ये जो विद्वान रहे हैं तो उन विद्वानों की अलग अलग थ्योरीज रही हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर आप देखो, ये कहता है कि ताम्र निकाय संस्कृति के अगर हम कहें, ताम्र निकात संस्कृति के बाद हमने कहा कि ताम्र संस्कृति की अगर ताम्र पाषाण की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ताम्र संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, जो गंगा की ऊपरी गंगा नहर थी, तो यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति की अगर बात करें, और साथ ही यहाँ जो संस्कृति के जो ऐतिहासिक काल के जो स्रोत प्रारंभिक चरणों में जो हमें मिले, तो इस प्रकार से मिले। देखिए ताम्र संस्कृति के संबंध में अगर बात करें, 3 स्थलों की खोज की गई थी। पहले देखिए 3 स्थलों की खोज की जा चुकी थी। पहला था आपका हरिद्वार में बादराबाद था, पहला अल्मोड़ा था, ठीक है, और बनकोट जो आपके पिथौरागढ़ में था। अब ये बनकोट से 8 मानव आकृतियां, तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा जो ये केंद्र था, यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से भाने बर्तन ये इसको कहा जाता है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है, और आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर तांबे का ये कारोबार किया जाता था, अलग अलग जगहों से ला के यहाँ पर चीज़ों को ढाला जाता था। बादराबाद जो हरिद्वार में है, तो यहाँ पर जब खुदाई हुई थी, जब यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य हो रहा था, जब यहाँ पर नहर बिछाई जा रही थी, तो जब मजदूरों को यहाँ पर खुदाई करने के पश्चात यहाँ पर क्या मिला कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे से मृदंग भाण मिले थे, या कहीं पे ताम्र पाषाण कालीन चीजें मिली थी, जिससे ये अनुमान लगाया गया था कि इस समय, इस कालखंड में मनुष्य को कहीं ना कहीं तांबे का भरपूर ज्ञान हो गया था, और अपने हिसाब से उन चीज़ों को ढालता था, उनसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उनका यूज किया करता था। तो ये 3 स्थान ये थे। और जबकि अगर राज्य की अगर हम बाहरी जो सीमा है, आसपास की जो सीमा लगी है, वहाँ से भी हमें संस्कृति से संबंधित स्थल मिले। ये नसीरपुर है आपकी यूपी में, अम्बुखोड़ी है यूपी में है, राजपुर ये है, बिजनौर जो ये आपके यूपी के अंतर्गत ही ये आता है। तो इन क्षेत्रों में भी अगर हम राज्य की संस्कृत जो एरिया है उसके बाहर की अगर बात करें, तो वहाँ पर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिले। हमने अभी आपसे मैंने कहा कि बादराबाद हरिद्वार में है, हरिद्वार में क्या मिला था। अब यहाँ पर देखिए हरिद्वार से अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की तरफ अगर हम बढ़ें, तो वहाँ पर स्थित बादराबाद है। कभी आप हरिद्वार जाओगे तो 13 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर आपको बादराबाद शहर ये बसा है। तो यहाँ पर अगर जाओगे तो इस स्थान पर क्या हुआ था, जब यहाँ नहर खोदी जा रही थी, वो नहर का काम चल रहा था 1951 में, तो यहाँ पर खुदाई, जब नहर की खुदाई हुई थी, तो यहाँ पर ऐतिहासिक काल के से संबंधित हमें क्या मिले थे, ताम्र उपकरण मिले थे, शैल और मृदंग भाण मिले थे। जो वहाँ उस टाइम पे जो
यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके जो वासी थे उनके द्वारा किस तरीके से वो प्रयोग का कांडा ये तुम्हारा रिंग ही टाइप के अलग अलग तरीके से मिले थे। अगर मैं कहूँ गुलोटी ये जो भी देखिए लेके चलिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हो साल्ट ये दिखा रहा है, वासियों या कहें कड़ा या अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर बेसिकली अगर देखें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंसान यूज कर सकता है, चाहे बर्तन की बात करूँ या गागरी की बात करूँ या जो भी है, तो ये मृदंग भाण जो बनाए गए थे बेसिकली ये आपके बादराबाद से ये मिले थे। अब देखिए डॉक्टर सांकलियान सांकलिया करके ने ये देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, बादराबाद में पाटरी को ये जो क्या था यहाँ पे गंगा और नदी जब ये ऊपरी गंगा नहर ये बन रही थी तो उस टाइम पे बादराबाद में ये क्या था, नर्मदा और गोदावरी घाटी से यहाँ पर प्राप्त पटरी के समान यहाँ पर क्या मिले थे, अलग अलग तरीके से शैल चित्र या कहें उसमें मृदंग भाण से रिलेटेड कवमासी से रिलेटेड ये चीज़ें में यहाँ मिलते। और जब ये स्थल की खुदाई हुई या कहें ये स्थल का जब खोजा गया था 1953 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, पुरातत्व जो वेत्ता थे उस समय यक्ष दत्त शर्मा ने उत्खनन किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1953 में बादराबाद में किस व्यक्ति के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। यक्ष दत्त शर्मा वो थे, उनके मार्गदर्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये पुरातत्वविद थे, इनके ही मार्गदर्शन पर 1953 में बादराबाद में ये पाटरी नामक जो स्थान था, तो यहाँ पर नर्मदा और जो गोदावरी घाटी के पास जो ये हमें चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो इन स्थानों पर हमें थोड़ा सा जब उत्खनन किया तो हमें पाषाणकालीन उपकरण ये मिले थे, चाहे लोहे के हो, मृदंग भाण हो, भाला हो, या फिर जो शिकार करने के लिए जो यूज किए जाते थे तो उनका प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और मृदंग भाड़ जो मिलते थे लोधी या मोटे और साथ ही प्राय चपटे हुआ करते थे, पकाए हुए बर्तन यहाँ पे मिले, पकाए नहीं गए थे बेसिकली, जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले थे तो उतने ज़्यादा तपाए नहीं गए थे उनको, तो ये चीज़ें मिली थी। और यक्षदत्त शर्मा ने हस्तिनापुर के जो गैरिक भांड को डब्ल्यू को से ये की गई थी बेसिकली, अगर कहें तो अलग अलग जगहों पर ये तमाम चीज़ें मिली थी। अब यहाँ पर आप देखिए नोट करने वाली कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखो आप नसीरपुर से प्राप्त जो उपकरण थे, जैसे हस्त कुठार हो गया, मैंने कल आपको दिखाया था, हस्त कुठार हो गया, हारपुन हो गया, ये सलाड़ करके रहा बांस तथा, और साथ ही भाला, ये जो गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय में आज भी इन चीज़ों को देखो। देखिए बेसिकली जो बादराबाद से जो भी चीज़ें, ये नीरपुर से जो जो चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो ये अगर हम कहें चाहे उनके द्वारा बर्तन मिले हों या फिर कप मार्क से मिले हों या फिर कहें तांबे के बर्तन हो, मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े घड़े मिले हों जिनमें लहरदार रेखाएं या कहें ज्यामितीय आकृतियां उसमें खींची गई हों या शैल चित्र बनाए गए हों, तो ये सारी चीज़ें आप अगर गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय है तो उस संग्रहालय में इन चीज़ों को आज भी संरक्षित करके रखा गया। इन प्लेटों रेड रॉक करके जो ये दिए गए हैं, तो यहाँ पर ताम्र जो उत्तर पाषाणकालीन के जो अवशेष, हमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के जो ताम्र एवं उत्तर पाषाणकालीन जो सामग्री के अवशेष किस संग्रहालय में वर्तमान में सुरक्षित करके रखे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार संग्रहालय में इनको संरक्षित करके रखे गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अल्मोड़ा की जब हम बात करें, 3 जगहों से हमने बात करी थी, 3 जगहों से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई थी। देखिए अल्मोड़ा से क्या है, अल्मोड़ा से एक ताम्र मानव आकृति की खोज 1986 में ये की गई थी। एक बड़ी सी यहाँ पर मानव आकृति से संबंधित एक तांबे की एक मनुष्य की आकृति यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो ये जो प्राप्त हुई थी 1886 में अल्मोड़े से प्राप्त की गई। और पिथौरागढ़ जो बनकोट है, बनकोट ये बहुत दफे क्वेश्चन बना है, बनकोट जो पिथौरागढ़ के अंतर्गत है, साल था आपका 1889 ईस्वी में क्या हुआ था, अल्मोड़ा से प्राप्त जो ताम्र जो मानव कृति थी उसके समरूप, जैसे जो ये अल्मोड़ा में जो एक मानव ताम्र आकृति जो प्राप्त हुई थी, इसी प्रकार की जो ताम्र पाषाण कालीन जो ये मूर्तियां प्राप्त हुई थी, तो इसी प्रकार से जब बनकोट पिथौरागढ़ से ये क्या हुआ था, 8 मानव कृति ये क्या पता ये प्राप्त हुए थे। अगर हम बताएं इनकी जो ऊंचाई थी 20 गुणा 29 सेंटीमीटर की ये प्राप्त हुई थी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनकोट से जो 8 मानव ताम्र आकृति प्राप्त हुई, इनकी आकार क्या है, तो 20 गुणा 29 ये सेंटीमीटर क्या थी इनकी
ऊंचाई ये रही होगी, आकार ये रहा होगा, तो याद रखिएगा। तो बेसिकली ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, प्रमुख पुरातात्विक इन प्राप्त जो मानव आकृतियों को मानव कृत ये स्वीकार न करके ये अन्य उपकरण क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। देखिए, ये मानते हैं कि भैया ये मानव कृति स्वीकार नहीं करते हैं। भैया ये कहते हैं कि मानव की कृति नहीं है, कुछ अन्य है। ये कहते हैं कि ये उपकरण कुछ और होगा। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर दिया गया। अल्जाक्षय करके है, यक्षिणी कुठार इसे कहा जाता है। एमपी जोशी हैं, उन्होंने पर पशु करके इसे पुरुष कहा है। जो डीपी शर्मा है, इन्हें कंदी घत ये कुठार ये नाम शोध पत्र जो उनका जारी हुआ था 1900 कितना था 1997 में ये प्राप्त हुए थे। देखिए, जो ये तीन जो विद्वान हैं, इन्होंने आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। तो इन तीन विद्वानों ने अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया। बेसिकली जो ये अगर हम बात करें ताम्र मानव कृति ये प्राप्त हुई, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 ताम्र मानव कृति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आपको बताना चाहिए बनकोट से ये प्राप्त हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 8 मानव ताम्र आकृति जो प्राप्त हुई थी, ये वर्तमान समय में किस संग्रहालय में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान जो है ये अल्मोड़े के जो संग्रहालय है, तो यहाँ पर इसको संरक्षित करके रखा गया। पिथौरागढ़ बनकोट में मिले थे और अल्मोड़ा में इसको संरक्षित रखा गया। वस्तुतः अल्मोड़ा और बनकोट से मिली जो मानव ताम्र कृति है, जो ये ताम्र आकृति जो दिखाई गई है, तो देखने वाले उपकरणों में वास्तविकता का प्रयोग से निश्चित ही हम अभी अनभिज्ञ हैं। बेसिकली अगर हम कहें जो ये तमाम चीज़ें मिले हैं हमको, आज भी हम इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं कि भैया क्या उस समय कितनी ज़्यादा जो सभ्यता रही होगी, कितनी शानदार रही होगी, जिनको इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होने के बावजूद भी, कम संसाधन होने के बावजूद भी इतने शानदार तरीके से वर्क किया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर देखिए, बहुत ढेर सारी चीज़ें हम देखें, हम जानते हैं कि जो गंगा घाटी के उक्त संपूर्ण क्षेत्र से जो मानव जो ताम्र प्राप्त नहीं हुआ। बेसिकली हम देखें, अगर आप लोगों को पता होगा कि जो गंगा की जो घाटी है, उसके अगर संपूर्ण घाटी का जब सर्वेक्षण किया गया, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस क्षेत्र में जो ताम्र पात्र बिल्कुल भी प्राप्त नहीं, पूरे क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुए, तो कहीं न कहीं स्थानों में प्राप्त है। उत्तराखंड में अगर ताम्र संस्कृति के निर्माताओं की को अगर हम बात करें, ताम्र आपूर्ति खेड़ी जो खेतड़ी करके जो लिखा गया, राजस्थान, छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तराखंड के बाहरी जो क्षेत्र से ये होती थी। अब देखिए, आज की तिथि में अगर हम बात करें, तो जो निर्माता जो ताम्र संस्कृति के जो निर्माता थे, इनको जो ये तांबे की जो आपूर्ति जो होती थी, ये कहते हैं कि खेतड़ी करके राजस्थान में है, और छोटा नागपुर हो गया, उड़ीसा, उत्तराखंड के बाहर के जो क्षेत्रों से ये हुआ करती थी। परंतु अगर हम बात करें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अल्मोड़ा व बनकोट और बादराबाद में ताम्र उपकरण मिलने से ये धारणा भी कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। देखिए, जो हमें आज तक जो अगर हम आज की तिथि में भी देखते हैं, ताम्र पत्र जो हमें बेसिकली प्राप्त होते हैं, जो तांबे का जो आपूर्ति होती है, जैसे राजस्थान से होती है, छोटा नागपुर से होती है, उड़ीसा से होते हैं। बेसिकली जो हम क्रय करते हैं आज की तिथि में, वह अन्य बाहरी राज्यों से हम करते हैं। तो उत्तराखंड का ये क्षेत्र में ही होता है। मगर जब हमें बनकोट में कहें, या अल्मोड़ा जनपद की बात करें, या फिर बादराबाद की अगर बात करें, तो इन क्षेत्रों में जब हमें ताम्र पाषाण कालीन जो ये तांबे के उपकरण या अगर हैं ताम्र पत्र जब हम प्राप्त होते, तो हमें ये स्पष्ट से ज्ञात हो जाता है कि इस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं तांबे के भंडार इस क्षेत्र में है, कि उस समय आदि मानव जो थे, उन्होंने तांबे का प्रयोग किस प्रकार से उनको पिघलाकर किस तरीके से करना था, वो समझ गए थे। और जब आता है कि चंद्रवंश या कतुरी वंश के जब शासकों की बात आते हैं, तो इनके राजाओं के समय में भी ताम्र पत्र में जो अगर हम कहें जो ग्रंथों को लिखना, या फिर उसमें जो अपनी जीवनी या फिर कुछ स्लोगन लिखना, ये तमाम चीज़ें चंद्रवंश के समय में भी ये हो गया था। तो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, वास्तविकता यह है कि अंतर्वेदी में अगर हम देखें, तो ताम्र संस्कृति के निर्माता गढ़वाल कुमाऊं में स्थित जो धनपुर, डोबरी, पोखरी, डांडा, तमखानी, अस्कोट, ये जो क्षेत्र हैं, ये बेसिकली ये जो क्षेत्र यहीं से सार्वधिक रूप में क्या मिलता था,
तांबे का यहाँ से क्या होता है, निर्यात हुआ करता था। इन क्षेत्रों में तांबा प्राप्त हुआ करता था, तो यहीं से ही ये चीजें हुआ करती थी। अब जब हम बात करते हैं गढ़ देश, गढ़वाल की जब हम गढ़वाल गढ़ देश गंगा घाटी के समीप ही ये था, वहां से उत्तम कोटि का क्या होता, तांबा काफी मात्रा में ये निकाला जाता था। तो ये आप मैंने कहा कि उस टाइम पे कौन सी जनजाति तांबे को निकाला करती थी, मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया था। बता सकते हो कि कौन सी जनजाति तांबे का निकाला करती थी, बताओ, चलिए बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आगरी जनजाति सर, आगरी। हाँ, तो ये यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। हाँ आगरी बिल्कुल सही जनजाति। है, आगरी जनजाति वो थी जो ये निकाला करती थी। हमने कल भी हमने आपको बताया था उसके बारे में कि जो आगरी जनजाति थी वो इसको क्या करती थी, इसका दोहन या कहें उनको निकाला किया करती थी। और उसको अभी हम यहाँ पर देखते हैं, कहीं पर इसका उल्लेख किया होगा। मैंने कल जहाँ से ये समाप्त किया था वहीं से दिखा था। चलिए, सर ने बता दिया है कि वो आगरी जनजाति थी, वही इसको। आगरी जाति है हाँ सर, सॉरी सॉरी, जनजाति जनजाति नहीं हाँ है सर, जाति, जाति सॉरी है, सॉरी, जाति। उसका मिस्टेक होगी। तो वो आगरी जो ये है, ये देखिए, ये कहता है कि गढ़ देश में उत्तम कोटि के ये ताम्र मिले, तो इसका वर्णन मिलता है। तो आगरी जो जाति के खनन यहाँ क्या चिर काल से ही, अगर मैं कहूँ पहले से ही ये मौजूद ये रहे, इनका कार्य यहाँ पर खनन किया करते थे। और कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का जो प्राचीनतम, अगर बात करें, जो प्राचीन ताम्र संस्कृति के निर्माण में ही निश्चित है यहाँ योगदान रहा होगा। तो बेसिकली जो आगरी जाति थे यही इसका क्या करते, तांबे का निकाला किया करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको पता हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिख दिया है, यहाँ पर देख पा रहे हो, आगरी जाति के खनन यहाँ चिरकाल से खनन किया का कार्य ये किया करते थे। देखिए, अतः अगर हम यहाँ पर देखें, जो गंगा घाटी की जो प्राचीनतम ताम्र युगीन संस्कृति के निर्माण में उत्तराखंड के योगदान को स्वीकार करना पड़ा। देखिए, जो उत्तराखंड के जो विभिन्न क्षेत्रों में है, जो अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो मंदिरों पे हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में कहें, जो अलग अलग गांव में जो ये तमाम चीज़ें उत्खनन करने से जब ये चीज़ें प्राप्त हुई, तो इसको हम जब जो हमारे जो पुरातात्विकवेत्ता थे, तो उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, उत्तराखंड भी इसका एक केंद्र रहा। उत्तराखंड के विभिन्न जो स्थान जो हमने बताए थे, तो इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं ये तांबे का हमें प्रयोग देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मध्य पाषाण कालीन, जो हमने कल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, देखिए मध्य पाषाण कालीन जो सभ्यता थी, उस टाइम पे समाधान किस प्रकार से होता था। उत्तराखंड में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर समाधान प्राप्त हुए। देवीधुरा में हुए थे, चंपावत के अंतर्गत आता है। तो मलारी जो है वो चमोली जनपद में है। और नौला जैनल गांव है पश्चिमी नयार घाटी, जो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, जो ठीक है, ये याद रखिएगा। और सनाड़ है, बसेड़ी है, ये अल्मोड़े जनपद में ही आते। तो इन क्षेत्रों में हमें क्या मिलते हैं, पुरातात्विक पाषाण कालीन समाधान से संबंधित ये कब्रें, ये तमाम चीज़ें मिली थी, जहाँ पर हमें अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। किस प्रकार से पत्थरों का बेड़ा लगाया जाता था, उनमें ढका जाता था, ये सारी चीज़ें, जैसे गणाई हो गया, धूधार हो गया, गरसारी गोल हो गया, ये और साथ ही बगवाली पोखर हो गया अल्मोड़ा में, और डीना पानी हो गया, यहाँ में एकात्म शिला ये प्राप्त होती। तो इन क्षेत्रों में बेसिकली हमें देखने को क्या मिलते हैं, आपको समाधान मिलते हैं। तो इसमें अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया, देवीधुरा, ये आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन स्थानों पर हमें देखा, अगर हम देवीधुरा की अगर बात करें, तो देवीधुरा चंपावत में है। तो उत्तराखंड के जो चंपावत जिले के देवीधुरा नामक में सर्वप्रथम जो अगर हम बात करें मध्य पाषाण कालीन मानव से संबंधित समाधियों का खोज की गई थी। जो सर्वप्रथम किस स्थान पर मानव समाधियां कहें, मानव जो समाधान है, उनकी खोज किस स्थान पर हुई थी, क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके जो देवीधुरा नामक स्थान से ये हुए थे। और ये 1865 में इन कब्रों को खोजा गया था।
हेनवर्ड करके हैं, उन्होंने इनको खोजा था। हेनवुड इनके द्वारा खोजा गया था, तो याद रखिएगा कप मार्क से भी सर्वप्रथम इनके ही द्वारा खोजे गए थे। अब यहाँ के देखिएगा मलारी गांव की हमने बात करी, पिछली बार भी चर्चा हुई थी, अभी भी हो रही है। चमोली जिले में जो धौला घाटी है, तो धौला घाटी की जो नीति घाट है, जो उसके जो घाट के जो मार्ग है, वहाँ पर महाद्वार जनजाति द्वारा यहाँ क्या है, जो जनजाति का है ये गांव स्थित है। यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल की अगर हम बात करते हैं, जब शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में यहाँ पर मरारी जो गांव है, तो यहाँ पर क्या था, मध्य कालीन जो समाधानों का यहाँ पर पता लगा कि यार यहाँ पर कि पाषाण कालीन समय में यहाँ पर क्या थे, कब्र या फिर जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता था, तो उनका ये पता चला। और इस स्थल की कुछ प्रमुख तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या था, मलारी जो समाधान है ये पहाड़ी को काटकर गुफा में बनाया गया था जी। देखिए इस समय जो भी मनुष्य मरता होगा इस मध्य पाषाण कालीन समय में, तो उन्होंने ये पहाड़ी को काटकर उसके अंदर गुफा जैसी बनाई थी। जब कोई मर जाता था तो उसमें हमने क्या कहा था, ये जैसे ताबूत होता है उस टाइप से ये बनाया करते थे, वो बहुत शानदार तरीके से उसको बनाया करते थे। तो ये मंडला काट जैसे गत्ते जैसे समाधानों को चारों ओर से अनगढ़ शिलाओं से उसे ढक दिया। मैंने कल आपको दिखाए थे किस प्रकार से शिलाएं बनाई थी, उनको चारों तरफ से शिलाएं से ढक जाती थी, उसके ऊपर से भी भारी भरकम पत्थर रखे जाते थे, उनको फिर चारों तरफ से दफना दिया जाता था। तो ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। जैसे कि हमने आपसे मैंने ये भी कहा था, अगर आपने पिरामिड देखे होंगे, पिरामिडों के अंदर जो उस टाइम पे के जो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, फेरो हो, जो भी अलग अलग जो उस समय जो रियासत में वहाँ के जो शासक रहा करते थे, उनकी मम्मियाँ बनती थी। तो उनके कॉफिन में जब उन्हें दफनाया जाता था, वो एक कॉफिन बनाया जाता है, सोने का बनाया जाता था, उनको फिर चारों तरफ से एक डूम में उनको कहते थे, जो जिस जगह पर उसको दफनाया जाता है, जिस कमरे में, उसको डूम बोला जाता है, तो वहाँ पर उनको रखा जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो वृद्ध ऊपर से क्या होता है, पटालों को पत्थर से उसको ढक दिया जाता था। सवा धानु में अगर 100 के घुटने मोड़कर औधा इसे लेटा दे, मान लीजिए जब अभी आप मान लो 2 पल के लिए जब आप सोते हो ना, पैर लंबे करके नहीं सोते हो, फिर रात में आप क्या करवट बदलते हो, तो आपके पैर और क्या होता है, आपकी जो पैर जब मोड़ के आते हो तो आपके छाती के आसपास क्या होता है, आपके पैर आ जाते हैं। तो आपका जो शरीर 5 फीट का है या 6 फीट का है, तो वो जो सिकुड़ के आ जाते हैं, तो 3 फीट के अराउंडिंग आपका शरीर बन जाता है। तो इस तरीके से मोड़ के रखा जाता था। और साथ ही उनके साथ अश्व और मेढक और के कंकाल और तथा सिर के समीप मृदंग पात्र होते थे, मृदंग पान, जो जिसमें का खाना पीना, ये कटोरियाँ होते थे, या फिर चांदी के या तांबे के, ये अलग अलग तरीके से ये रखा जाते थे। जैसे जैसे समाज में जिसका ओहदा जैसा होता था, उस ओहदे के आधार पर उनको ये तमाम चीज़ें भेंट की जाती थी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कोई बड़ा समाज में कुछ ने, मान लीजिए वो किसी कबीले का सरदार है, तो उस कबीले के सरदार के साथ उसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ों को उसके साथ दफनाया जाता था। तो जैसे असल में घोड़ा हो गया, उसके साथ घोड़े को, या मेढक हो गया, मेढक के कंकाल भी देखने को मिले। तो साथ ही और जो सर के समीप जो मृदंग पात्र होते हैं जिसमें खाना पानी ये रखा जाता है, उसमें उन लोगों की ये मान्यता थी कि ये जो आत्मा है, जो ये शरीर है, ये भूखा आगे जो यात्रा करेगा तो वो भूखा न रहे, उसके लिए अन्न पानी हानि सब कुछ रखा जाता है। तो वो जब अगली जन्म की यात्रा करता है, तो उस जन्म में उसको यात्रा करते समय वो भूखा प्यासा ना रहे, ऐसी धारणा उस समय हुआ करती थी। तो ये धारणा हमें जो आपके जो मिस्र के पिरामिड में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, वहाँ के मम्मियाँ जो बनाई जाती तो उसमें भी देखने को मिलता है। और साथ ही अफ्रीकी देशों में जब इनकी खुदाई हुई थी, वहाँ पर भी हम देख मृदंग पात्र में तस्वीरें छोटी छोटी ये तमाम चीज़ें सामान प्रयुक्त रखने वाले, ये जो मैंने आपको बता दी तमाम चीज़। अब देखिए नोट करने वाली क्या चीज़ें हैं इसमें, समाधान में प्राप्त कुल कुतुबों की अगर हम बात करें तो ये 15 इंच ऊंचा। बेसिकली हम देखें जो ये समाधान जो प्राप्त हुए हैं, अगर हम कहें एक तरीके से ये लेके चलिए कि कॉफिन जैसे कह रहे हैं, जब कोई मर जाता है ना, जैसे ईसाई धर्म में कोई मर जाता है उसको कॉफिन में दफनाया जाता है, तो
तो उसको क्या किया जाता है, ये 15 इंच ऊंचा हुआ करता था, सुंदर चमकदार पॉलिश इसमें की जाती। अगर आप कोई देखिए विदेशों में क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसको क्या होता है, कॉफिन में दफनाया जाता है, तो वो उसका कॉफिन कितना सुंदर होता है, बहुत शानदार तरीके से बनाया जाता है। उसमें अलग अलग तरीके से उसे सजाया जाता है। किसी में तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसमें सोना चांदी का भी यूज करते हैं, कॉफिन को पॉलिश वॉलिश किया करके बहुत शानदार तरीके से बनाया जाता है। तो इस तरीके से बना उसमें जो ये समाधान था, उसका जो हत्थे थे उसमें मोनाल पक्षी जो है उसका चित्र बनाया, जो हाथ से पकड़ते हैं, जिस कॉफिन को पकड़ते हैं उसको दफनाते हैं। तो उस टाइम पे उस हत्थे में भी क्या बनाया, मोनाल का जो पक्षी है हमारा राज्य पक्षी, तो उसको भी उसके हत्थे में चित्रण किया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समाधान में जो उनका जो कॉफिन होता था, तो उन कॉफिन में जो दफनाने वाले जो कॉफिन होते, तो उसमें उसके हत्थे में किस पक्षी का चित्र बना है, किसका चित्र बना है, क्वेश्चन कभी बनता है तो मोनाल पक्षी का उसका चित्र बना है। ये है आगरा भेजा गया था, तो जब ये मिला था तो इसको आगरा भेजा गया था, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर समाधान से प्राप्त तस्वीरें की अगर हम बात करें, 0.2 मोटी इनकी होती थी, 5 से 6 इंच व्यास वाले ये होता करते थे। पकाने से पूर्व ये कबूतर इस तरीके से जो ये होते हैं, तो पैर हो देवदार के, ये तमाम चीज़ें अलग अलग तरीके से इसमें परस्पर पट्टियाँ या डिजाइन इसमें डाली जाती थी। तो बेसिकली हम कहें कि कोई कॉफिन हमें देखने को मिलता है तो इस तरीके से। तो गढ़वाल क्या, जब जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जब पुरातात्विक विभाग के जो स्रोत कार्य करने वाले जो छात्र थे, जब 1983 से 2001 के बीच जब मलारी गांव के जो ये समाधान जब प्राप्त हुए थे पहाड़ी में, तो इसका जब अध्ययन किया गया, सर्वेक्षण किया गया, तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो छात्रों द्वारा ये किया गया। तो और हमें इस क्षेत्र में जब इनके सर्वेक्षण किया गया था तो हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी। कुछ चीज़ें आपके सामने जैसे मैं रख रहा हूँ। देखिए, जब पहला सर्वेक्षण हुआ था, जब पहले सर्वे किया गया था, तो 1983 में ये पहला सर्वे किया गया था गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो सर्वेक्षणकर्ता थे उनके द्वारा। 1983 में मलारी समाधानों पर सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने 100 के साथ आखेट के लिए प्रयुक्त लौह उपकरण तथा एक पशु का संपूर्ण कंकाल, जिसकी पहचान हिमालयी वृक्ष ये जुम्बू जोबा करके कह रहे, जिसे हम घोड़ा भी कह रहे थे उसमें, और यह तथा कुत्ते, मेढक और बकरियों की अस्थियां मिली। तो देखिए, पहला जो सर्वेक्षण किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलारी गांव में सर्वप्रथम पहला सर्वेक्षण किस तिथि को किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1983 को पहला सर्वेक्षण किया गया था। उस समय जो 100 मिले थे, जो कॉफिन मिले थे, या कहें जो बेसिकली जो हम कह रहे हैं ना, जो यहाँ पर इनके समाधियाँ मिली थी, जो समाधान की जो समाधियाँ मिली थी, उसको जब ओपन किया गया, जब इनकी पहला कॉफन खोला गया, जो खोदा गया, तो यहाँ पर देखा कि भैया एक आदमी को दफनाया गया है, उसके साथ आखिर जो मतलब जो शिकार करने वाले जो औजार हुआ करते, जो उपकरण हुआ था, तो उसके साथ उसके उपकरण भी रखा जाते थे। उससे पता चलता था कि एक अच्छा शिकारी रहा होगा। और उसके साथ एक पशु का कंकाल, जैसे हम घोड़े की बात करें, तो ये उस समय ये उसके पास घोड़ा हुआ करता था। जब वो घोड़ा मर गया तो उसके साथ ये मरा, तो उसके साथ घोड़े को भी दफना दिया। कुछ ऐसे हिमालयी जो वृषभ होते हैं, जैसे अगर हम बैल की बात करें, जुबू जोबा, ये किया गया। तो ऐसे कुत्ते, भेड़ या बकरियों की भी अस्थियां ये हमें देखने को इसमें मिले थे। और हम जब बात करते हैं, जो दूसरा सर्वेक्षण किया गया था, तो ये दूसरा जो सर्वेक्षण किया गया था वो 2001 में किया गया था। इस सर्वेक्षण में गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो स्रोतकर्ताओं को एक संपूर्ण मानव कंकाल मिला और 100 के ऊपर 2.5 केजी का स्वर्ण मुखौटा मिला था। अब जब दूसरा सर्वे, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5.2 किलो का जो मुखौटा जो प्राप्त हुआ था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो सर्वेक्षण करता था, उन्होंने कौन से सर्वेक्षण के दौरान इसको प्राप्त हो, प्रथम द्वितीय तिथि करके मैं, तो आपको बताना चाहिए द्वितीय जब सर्वेक्षण हुआ था तब ये प्राप्त है। इससे क्या पता चलता है कि इस समय जो ये मानव जो संपूर्ण कंकाल मिला होगा, ये उस समाज का बहुत, या तो ये राजा हुआ करता होगा या उस कबीले का बहुत बड़ा सरदार हुआ गया था। इससे ये पता हो जाता है कि इस समय सोने का भी बहुत ज्यादा इनको उसका भाव पता था कि भैया सोना बहुत बेशकीमती ये धातु है, इसलिए ये उसको सर का ताज के रूप में ये बनाया जाता है। तो 5 किलो का, ये मान लीजिए किसी का सर में 5 किलो का मुखौटा लगा है, तो उसका सर कितना पेन करता होगा, हम तो हेलमेट नहीं झेल पाते हैं। तो ये 5.2 किलोग्राम का क्या था, ये मुखौटा उसके उसमें लगा था। और 10 मृत पात्रों के साथ
ये कांस्य वटोरा थे। अगर बेसिकली कहें तो यहाँ पर कांसे के कटोरियों को 10 ये मृदंग पात्र ये रखे थे। तो हमने इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये 10 चीजें रखेंगे थे ना, अलग अलग बर्तन रखेंगे तो अलग अलग बर्तनों में अलग अलग चीजें रखी होंगी, क्योंकि जब वो अगले जन्म की यात्रा में जाएगा तो वो भूखा ना रहे, मैंने ये बता दिया था। तो इसलिए ये तमाम चीजें रखी जाती हैं। इसके साथ ही जो सभागार थे जहाँ पर ढेर सारे शव मिले रखे थे, तो वहाँ लोहित और कृष्ण काला पात्र जैसे इसके साथ ये तमाम चीज मिले थे, जैसे तस्करियाँ, टोटी टोटी युक्त कबूतू जार, ये जैसे हम खाने पीने में जो मान ले हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लोहा बाण या खुरपियाँ ये मिली थी। ठीक है, निश्चित ही ये समाधियाँ किसी पुरुष चरावाह जाति की रही होगी। मान लीजिए कोई चरवाहा होगा, मान लीजिए वो जो को ना टोटियाँ युक्त जो भी जार या मिट्टी के बर्तन ये जो भी रखेंगे और उसके बाद खुर्चियाँ जो भी रखेंगे, इससे मैं मालूम होता है कि यार ये समाज में कुछ ऐसा कार्य करता होगा जो ये इन चीज़ों का यूज़ करता है। अब वो हमें पता चला कि वो राजा होगा तो उसके पास मुखौटा ये सोने का होगा, तो इस तरीके से ये था। आर धनु मैन की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो घुटने मोड़कर जो लेटाया गया था उस शव के साथ मृदंग पात्र भी रखे गए थे, और 2000 ईसा पूर्व कि ईरान में जो ये प्राप्त हुए थे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखने को, अफगानिस्तान हो गया, मध्य एशिया के क्षेत्रों में भी इसी तरीके से चीज़ें समाधान में जब इनको दफनाया गया था तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इन समाधानों की समान क्षमता वो आमदनी की अगर हम बात करूँ 1967 में ये स्वात घाटी की जो गांधार जो सभागार थी, गांधार की जो सभागार जैसे संस्कृति टूसी स्वायत्त घाटी दरक समुदाय से संबंधित ये मानी जाती हैं। तो शौकलिया या ये आर्यों से जोड़ा जाता है इसको। तो राहुल सत्यक्यन इन्हें खसों से संबंधित मानते हैं। तो याद रखिएगा ये खसों से भी इनका संबंध है। अब यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, ये खस आर्यों से, ये खसों भी एक आर्य में से एक थे। कहते जो खस थे इन्होंने इनको खस से माना कि राहुल सात्यक्य ने ना खसों से ये संबंधित माना, और जो खस हुआ करते थे ये भी आर्यों से आर्य समाज जो समुदाय है उससे एक ये मानते हैं। तो इस तरीके से इनको देखा जाए। और इस प्रकार से जो सत्यक्यन है या राहुल सत्यक्यन है तो इनके द्वारा निष्कर्ष निकाले और अलग अलग प्रतीक मिले। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, हमने यहाँ पर आपको 6 पॉइंट बताए थे। तो 6 पॉइंट हमने कल भी आपको बताए थे, आज भी मैं इस चीज़ पर नौला जैनल गांव है। तो अल्मोड़ा के जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है, इस यहाँ पर स्थित जो नौला जैनल गांव के सामने 2 किलोमीटर, अगर आप 2 किलोमीटर की दूरी से रोड से अगर 2 किलोमीटर ऊपर को जाओगे तो यहाँ पर यशोधर मठपाल ने समाधान की यहाँ पर खोज की थी। तो याद रखिएगा, जब ये यशोधर मठपाल की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी रामगंगा घाटी के लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मध्य पाषाण कालीन यह मानते थे, और 2,500 से 3,000 ईसा पूर्व के पीरियड ये मानते हैं कि भैया इस समय यह, और ये जो क्षेत्र थे ये हम अगर कहें जो नौला जैनल गांव है तो यहाँ के लोग क्या है, कृषि और पशुपालन जीवी ये रहे होंगे और धातुओं से भी ये परिचित थे। तो इस तरीके से ये मिलता है। अब सनाड़ बसेड़ी गांव जो है तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 1990 से 91 और साथ ही 1995 से 96 के मध्य में यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उत्खनन कार्य किया गया, और साथ ही रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन सभ्यता के समाधान के खोज हुए, और जिसमें अल्मोड़ा के भिकियाशान से 10 किलोमीटर दूरी पर सनाड़ और बसेड़ी गांव है। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाए सनाड़ और बसेड़ी गांव किस जनपद के अंतर्गत आते हैं, कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो जनपद आपका अल्मोड़ा हो गया, ब्लॉक की अगर बात करें तो भिकियाशान ब्लॉक हो गया। भिकियाशान ब्लॉक से कितने किलोमीटर दूरी पर ये मिले थे, तो 10 किलोमीटर दूरी पर आपको पता होना चाहिए कौन से गांव, सनाड़ और बसेड़ी ये गांव है। तो यहाँ पर भी समाधान हमें मिले थे। यहाँ पर इस गांव में 2 प्रकार के लिए समाधान प्राप्त हुए थे। देखिए क्वेश्चन पूछा था वह कौन सा गांव था जहाँ पर 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपके सनाड़ और बसेड़ी गांव में ये 2 प्रकार के मिले थे जो आपके अल्मोड़ा जनपद। देखिए क्या मिले थे, देखिए सनाड़ और बसेड़ी गांव की अगर बात करें जो अल्मोड़ा में है, यहाँ पर प्रस्तर पेटियां समाधान, मतलब प्रस्तर करके एक पेटी टाइप की यहाँ पर समाधान मिले थे। सनाड़ में अगर हम बात करें, सनाड़ में कितने प्रस्तर पेटी का समाधान मिले थे, तो आपको पता होना चाहिए 9 मिले थे। बसेड़ी में आपके 6 मिले थे। तो याद रखिएगा सनाड़ में कुल कितने समाधान प्राप्त हुए थे,
तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 9 मिले थे और बसेड़ी में 6 मिले थे। और साथ ही यहाँ पर घट समाधान है दूसरा, अगर मैं कहूँ 2 भागों में प्रस्तर और घट समाधान थे, तो यहाँ पर सनाड़ में ये कुछ नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें ये मिलते हैं कि भैया इस क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ दफनाए हो गए, मगर हमें वो कंकाल ये तीन चीजें नहीं प्राप्त हुई। तो यहाँ पर देखिए प्लस्तर पेटी का समाधान क्या करें, प्लस्तर ये शिफ्ट प्रकार की क्या होता है समाधानों में शवों को पत्थर की एक पेटी बनाकर जमीन में उनको दफनाया गया जाता था और ऊपर से ये पटाले पत्थरों से उसको ढक दिया। ये जो सनाड़ की करवा, सनाड़ में शिफ्ट समाधान को प्रस्तर या पेटिका से ढका गया और समाधानों की दिशा किसी भी विधान के अनुसार नहीं है। कि देखिए जो इस सनाड़ में जो बेसिकली जो ये शवों को दफनाया गया ना, बेसिकली इनको वैसे ही दफनाया दिया कि भैया जैसे कि हम अगर मोमडन कम्युनिटी में कहते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से रिचुअल के साथ दफनाते हैं। चाहे क्रिश्चियनों की बात करें, अलग अलग हिंदू समाज में पहले शवों को दफनाया जाता था, तो कहीं एक सही तरीके से दफनाया था। तो यहाँ पर सिर्फ बबाल टलाई करके दफनाया गया था, तो कोई एक विधान नहीं था। इनको शिफ्ट कक्षा के चारों ओर से कहते हैं, बेसिकली हम कहें शिष्ट कक्षा के चारों ओर यहाँ पर सुरक्षा भित्ति से घिरा होता था, एक वॉल बनाई जाती थी पत्थरों से। तो उसमें यहाँ 109 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए। बसेड़ी में अगर हम बात करें तो बसेड़ी में यहाँ पर क्या 6 प्रकार के समाधान उसमें प्राप्त हुए थे और उन्हें भी अलग जिस प्रकार से ऊपर की गई थी उसी प्रकार से नीचे भी यहाँ पर, और इनके ऊपर मृदंग पात्र ये रखे गए थे। तो याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं घट समाधान क्या होता है। इस प्रकार के समाधान में 100 को खुला छोड़ दिया जाता था और मांस हटने के बाद अवशेषों को गड्ढों में उपकरणों में रखे जाते थे। ठीक है, घड़ों में, जो घड़ों मतलब जो पानी के जो बर्तन होते थे जैसे घड़े बनाए जाते थे। अब मैंने कल आपको एक घड़े का फोटो दिखाया था, तो ये क्या होता था, ये जो घट समाधान होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको खुले में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि या तो उसको जो जीव जंतु जो ये गिद्ध होते थे उसको उसके मांस को निचोड़ कर खा जाए, या फिर जो कीड़े मकोड़े हो या उसको डिकम्पोज कर दें, और जो हड्डियां बच जाती थी उन हड्डियों को एक बड़ा से क्या किया जाता था, एक घड़े को बनाया जाता था मिट्टी के, तो उसमें वो रखा जाता और उसके साथ ही उसके कुछ उपकरण रखे जाते। बसेड़ी में इस प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें 38 से 56 सेंटीमीटर व्यास के हस्त निर्मित घड़ों में मानव के अवशेषों के साथ कटोरे जो रखे जाते थे। मैंने कहा कि उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था लोहे के उपकरण या घटों पर चटाई की छापे या कहें अलग अलग। देख बेसिकली हम बात करें जो ये घड़े हुए करते थे जो मिट्टी के बर्तन में, उसमें भी आलिखन किया जाता था, अलग अलग आलिखनों से उसको रंगा जाता था और बाहर से उनको अच्छी तरह से चिन्हित करके तरंगे बनाई जाती थी। तो इस तरीके से ये हुआ करता था। अब नोट करने वाली बात क्या है इसमें, देखिए ये कह रहे हैं सनाड़ और बसड़ी दोनों स्थलों से शिफ्ट कक्षा योजना में आयताकार एवं लंबवत स्थापित हुए थे और तीन से 6 शिलाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बताइए। हेलो, जी सर। चलिए अब यहाँ पर देखिए सनार और जो सनार बसेड़ी से जो 100 प्राप्त हुए थे, सवागार जो प्राप्त हुए थे, यहाँ पर उसमें चित्र या मृदंगहार के समान या घूतर या उनमें ये काले रंग से चित्रांकन किया जाता है। जो भी यहाँ पर जो बर्तन हर्तन जो भी मिले हैं उनमें भी चित्रांकन किया। 100 के ऊपर समीप रखे गए विभिन्न प्रकार के मृदंग भाण जैसे कटोरे या घट या चाक या इस अलग अलग तरीके से कटोरे ये रखे जाते थे और लोहे के उपकरण पिन कील आदि ये रखे जाते थे। अधिकांश जो सवाघार होते थे तो इनके अंदर अंत्येष्टि की सामग्रियां उपलब्ध, अन्य सामग्री में मानव अस्थियां अवशेष पुरातात्विक समाधान कुछ इन तिथि की जो अगर हम बात करें 2000 ईसा पूर्व के आसपास ये घटनाक्रम को मानते हैं। तो ये इसका एक अंतिम चीज में ये देखिए अलग एक और पॉइंट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये समाधानों के अलावा अल्मोड़ा से ही गनाई लखुडिया या गागरी गोल और साथ ही बगवाली पोखरा आदि स्थानों से भी क्या है ये समाधान हमें कहीं ना कहीं इनकी सूचनाएं हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए नोट करने वाली चीज इसमें क्या है, सिक्त समाधानों के अतिरिक्त अगर कहें मध्य हिमालय से मनहरित और डोलमेन आदि रूपों में भी कहीं ना कहीं अन्य प्रकार से हमें ये समाधान देखने को मिलते हैं। अब दीना पानी है, ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। तो अल्मोड़ा के दीना पानी अगर जो कसार देवी आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पर पश्चिम में ये दीना पानी नामक स्थान पर यहाँ से एक प्रयुक्त अवृत एकाक
चश्म ये शिला प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। डीना पानी में अगर कहें एकाक चश्म शिला के संदर्भ में यशोधर मरकाम 1992 में धर्मपाल अग्रवाल और 1969 में एक मत दिया था। यहाँ कहते हैं कि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित इनको मानते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए तो वैज्ञानिक जब परीक्षण हुआ था, यहाँ पर गहन अध्ययन किया गया इस क्षेत्र का, और यहाँ अध्ययन होने पर अभी शेष और इसकी डिस्कवरी किया जाना अभी बहुत देर अभी शेष है। अगर यहाँ पर डिस्कवरी और की जाएगी, अगर इस क्षेत्र के अगर और खुदाई की जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर स्मारक जो ये स्वाधान इस तरीके से ये प्राप्त नहीं, वास्तव में इनका संबंध है काली की जो संस्कृति से प्रतीत होते हैं, और साथ ही ना ही एक प्रजाति से वे प्रजाति उपलब्धियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कम कम लोहे और कन्नौर से लेकर आपके लेह से कन्नौर से लेकर उत्तराखंड में मध्य पाषाण सभागार एक महासंस्कृति के प्रतीक में थी। और यहाँ संस्कृति खसों की थी, और जिसमें विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाली जातियाँ थी। कहा जा सकता है कि वस्तुतः अगर 2000 ईसा पूर्व के मध्य अगर देखें, मध्य हिमालय में खसून की अनेक यहाँ पर जो जातियाँ निवास करती थी, और यहाँ पर खस प्रमुख केंद्र में थे। तो अगर मध्य हिमालय क्षेत्र में अगर बात करें तो उत्तराखंड में खसों का ही क्या था, कहीं ना कहीं उस समय यहाँ पर इस क्षेत्र में ये राज हुआ करता था, खस इस क्षेत्र में रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि चित्र की अगर बात करें तो चित्र हमने कल आपको दिखाई देते कि घड़ों में किस प्रकार से चित्र, ताम्र निखिल या संस्कृति के बाद चित्र मृदंग पाण संस्कृति का एक काल रहा होगा उत्तराखंड में। अलग अलग तरीके से उत्तर ऐतिहासिक है या मानव चित्र की बात करें तो मृदंग भाड़ों में इनमें प्रयोग किया गया। तो हमने कल इसको आपको दिखा दिया। हमने देखिए थापली अलग अलग जगहों पर जो संस्कृति से जो हमें वो मिली, थापली में अलकनंदा घाटी पर, ये क्या पौड़ी गढ़वाल है, पुरेला में यमुना घाटी में, उत्तरकाशी काशीपुर में ये, और साथ ही ये उधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा में रामगंगा अल्मोड़ा में है, ये खनल न धनखल ये गांव है, बगवाली पोखर धनखल गांव है। यहाँ जहाँ पर से मैं हूँ वहाँ पर से कम ये 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये है। तो बेसिकली ये थापली पौड़ी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर भी देखिए इसको भी ये अलग अलग है। अब यहाँ पर से ये है, ये 6 टॉपिक जो अलग से आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 टॉपिकों को हम अब अगला अलग दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका जो श्रृंखला हो जाती है बहुत लंबी हो जा रही। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा।